हमें गर्व है कि हमारे दतिया के से हमारे दतिया विधानसभा ने हमारे दतिया की माटी से एक कोई व्यक्ति पार्टी को नहीं, ये मुझे मायने नहीं रखती चाहे भाजपा हो चाहे एक गृह मंत्री बना, इतने बड़े स्तर तक पहुंचा और आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है और मैं सराहना करना चाहता हूँ आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। वो अच्छा काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे और हिंदुस्तान टुडे के साथ मैं हूं संगम कुशवाहा। लगातार कुशवाहा समाज के लिए निरंतर प्रयास और समाज के तौर पर एक सामाजिक व्यक्तित्व के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखने वाले ऐसे धन्य तो हमारे साथ में हैं। हम उनसे मिलाना चाहते हैं। आज हमारे साथ में मुख्य मुलाकात में रोहित कुशवाहा हमारे साथ में है। पहले तो हिंदुस्तान टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई। नमस्कार जी, तो पहले तो आप बताइए दर्शकों को किस प्रकार आप समाज के लिए अपने आप को संगठित रखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रोहित हुकुम कुशवाहा है और मैं दतिया जिले की इंद्रगढ़ तहसील के एक रमगढ़ा गांव से एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं। और जहां जितना मुझे समय मिलता है यानी छुट्टियों का दिन जितना मुझसे संभव हो सकता है, ये समाज यानी कुशवाहा समाज को ही नहीं, सम यानी बराबर, आज यानी वर्तमान, तो समाज, तो सर समाज को लेकर जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक उनकी हक अधिकार की जो मांगे हैं संवैधानिक, मुझसे जितना संभव हो सकता है मैं उनको समझाता हूँ और आगे रहता हूँ जितना मुझे समय मिलता है। लगातार देखा जाता है समाज सेवा के साथ साथ में आप पढ़ाई पर भी केंद्रित ध्यान कर रहे हैं। तो क्या है आपकी शिक्षा लाइन में, क्या किस प्रकार आपकी क्या शिक्षा है? देखिए, मैं अभी इंदौर में अब मेरी पढ़ाई जारी है। MPPSC की इस बार जो जून में एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा विभाग का, उसका मैं प्री का एग्ज़ाम दूंगा। पिछले साल नहीं दे पाया था क्योंकि मेरी 21+ एज नहीं हुई थी। अब मैं 21+ भी हुआ हूँ और दतिया की PG कॉलेज से मेरी BA की फाइनल डिग्री हो चुकी है। तो इस बार मैं PSC का एग्ज़ाम दूंगा और जितना PSC एग्ज़ाम के अलावा जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक काम हैं, जितना मुझसे संभव हो सकता है समय निकाल के वो करता हूँ। आपकी सरकार से क्या अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है? सरकार के खिलाफ आप लगातार ज्ञापन वगैरह कलेक्ट्रेट में देते रहते हैं, क्या कारण रहा है उनको थोड़ा बताएं। देखिए, ये वही बात हुई कि जब तक बेटा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। सरकारें आती जाती रहती हैं और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ना ही मेरे पास किसी पार्टी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या रालोसपा पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे सत्ता में जो पार्टी है तो उससे सवाल करना तो जायज़ बनता है। जैसे अभी आप देखते रहते हो सोशल मीडिया पे, जो मैं काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग मुद्दे उठाते हैं। जिला कलेक्ट्रेट मैंने कई धरना प्रदर्शन आंदोलन मैंने किए हैं। मेरे ही निर्देशों अनुसार बहुत सारी टीम है जो गुप्त रूप से चल भी रही है, आज भी है। तो लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखें। ये हमें किसी भाजपा पार्टी ने नहीं सिखाया, किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं सिखाया, किसी आम आदमी पार्टी ने नहीं सिखाया। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम गरीब लोग हैं। अपने हक और अधिकार की मांग, एक संवैधानिक मांग करना कोई गलत बात नहीं है। अभी कल ही मैं जबलपुर हाई कोर्ट की जो निर्णय आया है 27% OBC आरक्षण पर, जो कि जबलपुर की कोई लड़की थी हमारी युवती आस्था दुबे जी ने, वो पहले कुछ बैतूल से लगाया था, जो जनरल वर्ग के लोग ने, जो याचिका पे याचिका लगा देती हैं और जबलपुर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि तारीख पे तारीख बढ़ दी जाती है। अभी आगामी 4 अप्रैल तारीख बढ़ गई है, फिर तारीख बढ़ जाएगी। तो ये निरंतर कई सालों से चल रहा है। हमारे 2005 के पहले देखा जाए तो बाबूलाल गौर जी की सरकार थी, वो भी पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री थे। हमारी उमा भारती जी की सरकार थी, वो भी पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और 2005 से लेकर निरंतर अभी तक मामा जी की सरकार है, 17 साल हो चुके हैं। अभी जो बीच में जो है ना, जो विधायक की जो खरीद फरोख्त की थी, जो भी वो लोकतंत्र की हत्या है, जो मुझे उससे क्या करना है। तो अभी 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ सरकार जी आई थी, तो उन्होंने जो है ना आते ही 27% लागू किया गया था। लेकिन क्या है कि सरकार बदल गई। अब 27% जो आरक्षण लागू हो जाता है, तो मेरा सवाल ये है और लोग ये सुन रहे हैं, तो आखिर परेशानी किससे है? जब संविधान के, ये देश जो है ना संविधान से चलता है। चाहे वो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हो, चाहे मीडिया हो, चाहे लोकतंत्र कुछ भी हो। संविधान के अनुच्छेद 340 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो
जनसंख्या के हिसाब से उसे प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व यानी आम भाषा में कहा जाए तो भागीदारी, हिस्सा, आरक्षण नहीं। मैंने पूरा संविधान पढ़ा है और कुछ भूल भी चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं क्योंकि मैं आइंस्टीन या अब्दुल कलाम के परिवार से हूँ या उनके जैसा दिमाग तो है नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। अनुच्छेद 340 में लिखा है कि जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अनुच्छेद आर्टिकल 15 में भी लिखा है कि राज्य अपने हिसाब से आरक्षण देगा जनसंख्या के हिसाब से। आप अभी यहीं पर देख लीजिए, तमिलनाडु में 50% है ओबीसी के लिए, बिहार में 36% है ओबीसी के लिए, महाराष्ट्र में 32% है, केरल में 40% है। तो मध्य प्रदेश में जो 17 साल से हमारे मामा जी पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत से और ये आंदोलन बहुत सालों से चल आ रहे हैं निरंतर, अभी तक क्यों नहीं? क्यों तारीख पर तारीख बढ़ती जाती है? जब ईडब्ल्यूएस जो है ना, जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लोग, उनके लिए लागू एक ही दिन में हो जाता है और हम लोग सालों से लगे हैं। हम गलत नहीं हैं। फ़र्क ये है कि ओबीसी के लोग जानते ही नहीं हैं, बहुत से लोग कि आरक्षण है क्या। जानते हैं वो लोग आज आगे हैं। आरक्षण लागू हो गया तो आपको नहीं लगता क्या कि हमारे लोग की हमारे युवाओं की नौकरी ज़्यादा होगी, हर विभाग में लगेंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है कि जी। ओबीसी को 27% जो आरक्षण है हमने दे रखा है। हम्म। लगातार भाजपा कह रही है। कहाँ से देख रहा है? दरअसल आरक्षण तो उन्होंने घोषणा कर देते हैं चुनाव के टाइम पर। ये एक सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। चुनाव के टाइम पर वादे करते हैं, ये चुनावी चाहे जुमला हो कि हम 27% पिछड़ा वर्ग का आय लागू करेंगे। और एक्चुअली क्या है, ओबीसी वर्ग के लोग को चाहे फिर वो दतिया जिला ही ना हो, मैंने दतिया जिले के एक-एक गाँव में देखा है। 945 गाँव है, 3 विधानसभा है, 5 तहसील हैं। दतिया जिला तो सबसे ढीला है ओबीसी के मामले, ओबीसी जो कार्यकर्ता हैं। और जिले में जाइए आप, जैसे आपने क्या कहा कि भाजपा सरकार ने 27% लागू किया है। कहाँ से किया है? पूरा तो निजीकरण हो गया पूरे देश में। दरअसल जो सरकारी जो खेमे थे, जो विभाग थे, वो पूरे प्राइवेटीकरण, निजीकरण हुआ तो आरक्षण तो स्वतः अपने आप ही खत्म हो गया। उसका दोषी भी कोई नहीं रह गया। जी, तो आपका कहना ये है कि जी। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणाओं में ही आरक्षण को रखती है, जी। धरातल पर आरक्षण को नहीं लगाती है। यदि आप बात करें पार्टियों की, तो कांग्रेस सरकार ने भी लगातार चुनाव से पहले ये कहा था कि यदि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में सीएम बदल देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज वो देखिए टाइटैनिक जैसी डूब गई है। झूठ छुप नहीं सकता। हर राज्य में आज कांग्रेस अस्तित्वहीन हो चुकी है। लेकिन जैसे, और मैं हालाँकि अभी जो भाजपा की मैंने बात की, तो मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ना ही मैं भाजपा हूँ। दरअसल क्या है कि हम सालों से 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज 2022 से देश को आज़ाद होते हुए 76 साल हो चुके हैं। आप भली-भाँति जानती हो। उन 76 साल में कांग्रेस और भाजपा दरअसल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस भाजपा पर, भाजपा कांग्रेस पर आरोप मढ़ती रहती है, लेकिन ओबीसी को हक और अधिकार आज तक नहीं मिले। सन 1990 में जो वीपी सिंह मंडल की जो रिपोर्ट आई थी, जो वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव, बिहार के नेताओं, बहुत से लोगों ने आंदोलन भाग लिया था। वो अभी तक लागू नहीं हो पाई वो अगर वो रिपोर्ट लागू। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देश में सन 1871 में जैसे जबलपुर हाई कोर्ट में मामला जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि ओबीसी की संख्या देश में, प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कहो आप सबसे ज़्यादा है तो आप आंकड़े लाइए। हर 10 साल में जातिगत जनगणना होती है, आपको भी पता है। 1871 में लॉर्ड मेयो के समय हमारी जनगणना शुरू हुई थी। फिर 1871 से फिर नियमित जनगणना हुई, सन 1931 से चालू। 1931, 1941, 1951, ये क्रम निरंतर चलता रहा। आज 2011, 2001 पूर्व में, फिर 1991 और 2021, और एक्चुअली क्या है 2020 में हमारा कोविड यानी कोरोना आ गया था। इसलिए क्या सरकार जो है ना आंकड़े जारी नहीं कर पाई, सर्वे नहीं हो पाई, तो देरी हो चुकी है। दरअसल क्या देश में एक सच्चाई है कड़वी, आज़ादी के 76 साल बाद हुई। इससे अच्छे तो हमारे अंग्रेज अच्छे थे। हम ओबीसी के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग, जिसमें अपनी कुशवाहा समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ओबीसी में यादव हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, लोधी हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, पाल हैं, रजक हैं, साहू हैं, बहुत सी जातियाँ आती, सबसे ज़्यादा हैं। हम लोग परसेंट में सबसे ज़्यादा हैं, वोट बैंक हमसे सबसे ज़्यादा हैं। देश में कुत्ते, बिल्ली,
भेड़, बकरी, वृक्ष, पेड़, पौधे, एक-एक घर की, एक-एक गाँव की, हर वर्ग की गिनती होती है। हर चीज़, वस्तु की गिनती होती है। लेकिन ये बड़े अफ़सोस और दुःख की बात है कि हमारे ओबीसी वर्ग की गिनती तक नहीं होती। हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? या हम इस देश के पुरुष नहीं हैं? हमें भी वोट देने का अधिकार है। तो हमें ये और लिखा भी है संविधान में, तो फिर क्यों नहीं? लगातार देख रहे हैं हमारे साथ रोहित हुक्म बने हुए हैं। आगामी 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। जी। आप सेवड़ा विधानसभा से हुँ। किसको विधायक देखना चाहिए? देखिए, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। और अगर मैं कोई नाम ले दूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि मुझसे जो संपर्क में ना भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। तो मेरे घर पे आना-जाना लगा रहता है क्योंकि पापा थोड़े सोशलिस्ट हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, तो भाजपा कांग्रेस के लोग घर पे चाय पीने जब कभी-कभार आते रहते हैं। जैसे आपका मुख्य सवाल है कि किसको हम विधायक देखना चाहेंगे सियाड़ा विधानसभा से। तो भाई हमने भाजपा भी देख ली जब से होश संभाला, कांग्रेस भी देख ली। हमारे कुंवर साहब भी वर्तमान में कांग्रेस से हैं, भाजपा से हमने हमारे जो न प्रदीप अग्रवाल चाचा जी हैं, वो भी भाजपा से थे। और उससे पहले हमारे राधेलाल विधायक जी हैं, वो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी हाथी से थे। तो हमने सबको देख लिया। अब तो बस हम उसी को विधायक देखना चाहें, भाजपा हो या कांग्रेस। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, जो हमारे किसानों की बात कर सके, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं। हमें पता है कि जब एक किसान, मैं किसान परिवार से हूँ, जब एक वो किसान जो है ना अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज़ उठाता है, लाख 2 लाख कर्ज़ उठाता है, उस पे ब्याज चलता है साहूकार के यहाँ, और पता चलता है उसके लिए मंडी जब गेहूँ या धान हो उसके लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाते, तो भई एरनी हो, बकरनी हो, उसकी खेत बुआई की सब उसी में चला जाता है पैसा। लगातार सरकार कन्या नहीं, विवाह और योजना के तहत मूल आपका एक सवाल और रहा कि आप किसे देखना चाहेंगे। तो मेरा तो बस यही कहना चाहे और लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हम उसे विधायक बने जो किसानों की बात करता हो, हमारे ओबीसी वर्ग की बात करता हो। एक्चुअली क्या है कि मेरे सियाड़ा विधानसभा में जो आपने सही क्वेश्चन किया, ओबीसी वर्ग के लोग को एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। उनको एक पद दे दिया जाएगा, या तो उन लोगों की मजबूरी हो सकती है कि भैया हमको काम निकालना है, कैसी में कैसी 5 साल निकाल के, क्योंकि उनका काम हो जाएगा। उनको एक्चुअली क्या कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव बना दिया जाएगा अपने गाँव का या बूथ का या आस-पास क्षेत्र का। मान लो कि संगम भैया या रोहित मैं भी हूँ, तो मुझे अपने आस-पास का झुंझुना पकड़ा दिया, अध्यक्ष बना दिया, ताकि मैं अपनी रिश्तेदारी में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ कहीं पर भी जाऊँ, अपनी मोटरसाइकिल या बोलेरो पर जो ना मेरी वाहवाही हो सके। लेकिन हक और अधिकार वो आपको विधायक का टिकट नहीं देंगे कभी, वो कभी आपको बड़ा पद नहीं दे सकते। पक्षपात है। लगातार अगर हम विकास की बात करें जी। तो आप दतिया में 2008 से पहले विकास की नज़र देखें और अभी की विकास की बात करें, तो आपको क्या लगता है वास्तविकता में दतिया में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, ये बात कहने में मैं बिल्कुल संकोच नहीं रखूँगा। जो हमारे आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने दतिया में तो विकास किया है। इस बात में कोई वो संदेह नहीं है। दतिया में मैं देखता हूँ मेरे रिलेटिव्स हैं, घर-घर लैट्रिन, चाहे शौचालय हो चाहे फिर आवास हो, कुछ भी हो, प्रत्येक सुविधा दतिया में है। लेकिन हमारा सियाड़ा अछूता रह गया है। अब कोई बात है, उनसे बात की जाती है, वो कहते हैं कि विधायकी से फंड ही नहीं आया। हमारी सरकार नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि एक टांग पर बिच्छू नाचे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी बात बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई भी विधायक बने, जो अब मैं साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सियाड़ा विधानसभा से जो भी आता है, हमारे ओबीसी वर्ग की और किसानों की, गरीब लोगों की बात करेगा, हम उसको ही वोट देंगे और उसी को वोट देने का प्रयत्न करेंगे। और हमारे गुप्त रूप से गाँव-गाँव में बैठक चल भी रही है। सोशल मीडिया पे डालेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, प्रेशर आएगा, लोगों का दबाव आएगा। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं जैसे कलेक्ट्रेट पे जाता हूँ, कोई मुद्दा हो तो 100 लड़कों को, मेरे दोस्त हैं, 100 लड़कों को बुलाता हूँ तो मुश्किल से 20-25 इकट्ठे हो पाते हैं। आधे लोग कहते हैं मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आधे लोग डर के मारे नहीं आते। तो ये किसका डर है, आप भली-भाँति जानते हो। लगातार रोहित भाई हमारे साथ में बने हुए हैं और रोहित भाई से एक सवाल और करना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। आगामी समय में यदि आपको किसी भी पार्टी का समर्थन करना पड़े तो आप किस पार्टी का चयन करेंगे? देखिए, मुझे पार्टी में आने की कोई रुचि नहीं है, और फिर क्या है कि चोला पहन लिया है तो ये तो वही बात हुई कि
खादी कपड़ा पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता और ना ही मेरी राजनीति में कोई रुचि है। मेरा मतलब ये है कि लोगों को सच्चाई और हकीकत का पता चलना चाहिए पहले। पार्टियाँ तो जो आना-जाना लगा ही रहता है। रही बात पार्टी में आने की, जो उचित समय आएगा तो पार्टी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो वास्तविक मुद्दे क्या हैं, हम कहाँ हैं, ओबीसी है क्या? कई लोग तो ये नहीं जानते ओबीसी होते क्या है। हैदराबाद का सांसद को जानते हो, यूपी का है। यानी अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, हमारा वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। हमारे चलो मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन आज रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे ओबीसी के लोग, पता है आपको, यूनिवर्सिटी में 40 केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं देश में, एक भी कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है। बड़ी-बड़ी कंपनी में सीएमडी, सीएमओ एक भी ओबीसी वर्ग का नहीं है। एक भी मीडिया पत्रकार बड़ा राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी वर्ग का नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसका कारण क्या है? या तो शिक्षा स्तर में कमी है या आर्थिक में कमी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो आरक्षण के हिसाब से जो दिया है, महात्मा गांधी जी ने 10 साल के लिए एससी एसटी ओबी के लिए आरक्षण दिया था, वो इसलिए दिया गया था कि देश आज़ाद हुआ। वो जातिगत व्यवस्था थी, ये दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, इनकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए, इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए 10 साल का आरक्षण का सहारा दिया जाए, ताकि ये जो हमारे जो बराबरी के लेवल पर आ सकें। 10 साल पे 10 साल आरक्षण एससी एसटी को मिल रहा है, ओबीसी को क्यों नहीं मिला? ओबीसी की 52% आबादी है, मात्र 14 ही मिल रही है। वो 14 पर भी बार-बार याचिका पर याचिका लगा दी जाती है। इधर कोर्ट पर तारीख बढ़ा जाता है, तारीख पर तारीख बढ़ा दिया जाता है। लगातार आपने बात करी है कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी रही हैं। जी बिल्कुल नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि उमा भारती को भी आरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे भी ओबीसी वर्ग के कोटे से आती है? जी, उन्होंने प्रयास किया था, मैं उनसे ये मना नहीं किया। एक्चुअली मेरी उम्र, मेरा 2000 में जन्म हुआ था, मुझे उस समय की जानकारी, लेकिन फिर जितनी मुझे जानकारी है, वो उस समय मुख्यमंत्री बनी थी, क्योंकि वो उस समय राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। उस समय सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं पर था। और हाँ, ये बात एक सच्चाई है, जब भी ओबीसी वर्ग की लोग कौम जागती है, ज़्यादा आंदोलन प्रदर्शन करती है, तो कोई ना कोई देश में एक मुद्दा ज़रूर आ जाता है। जैसे अभी हिजाब का मुद्दा आया था, ये लोगों को भटकाने के लिए आया था। अभी जो द कश्मीर मूवी आई है, ये भी अच्छी मूवी है। मैंने भी अपना एक वीडियो जारी किया था, उसमें जो है ना पंडितों पर, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार अनाचार हुआ वह उचित है, हुआ है, लेकिन मैंने उसके पक्ष में ये भी, आप कश्मीर देखने के साथ साथ जय भीम, दासूद राजी, ये भी मूवी भी देखना चाहिए। कश्मीर पंडितों पर तो अत्याचार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पूर्वजों के साथ भी हुआ है। रही बात आपकी उमा भारती जी की, तो उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। जैसा कि रोहित ने बताया कि उमा भारती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की रही, उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं आरक्षण को लेकर। तो यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बाबा जी बुलडोजर जी आए हैं, जो प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार फिर से आई है देश में, जो राम मंदिर को लेकर आई। और मैं सच कहूँ तो पहले भी जो 2019 में चुनाव हुए, तो उसमें भी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आई थी। राम मंदिर का जो है ना, और हम भी मंदिर में भी जाता हूँ, हम धर्म के विरोधी नहीं है बिल्कुल भी। आप अगर मुझे थोड़ा सर्च करेंगे गहरी डिटेल से, तो गांव में हनुमान जी बाबा के मंदिर में भी प्रतिदिन नहा के जाता हूँ। धर्म के विरोधी नहीं है। दरअसल धर्म में जो पाखंड फैला रखा है, जो अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग है, उसके विरोधी हैं। धर्म के जो कुरीतियों के हैं, उनके विरोधी हैं। हम भी सम्मान करते हैं, हम भी भागवत धर्म करते हैं, हम भी सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। दरअसल क्या है कि अभी राम मंदिर का जो ना करोड़ों रुपया जो इकट्ठा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग का है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि जो मंदिर के जो ट्रस्ट में था, एक भी ओबीसी वर्ग के लोग को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? हमारा चंदा सबसे ज़्यादा है। आरएसएस हो, बजरंग दल हो, गौ सेवा हो, शिवसेना हो, सबसे ज़्यादा हमारे लोग कार्यकर्ता जाते हैं झंडा लेके। बाबरी मस्जिद पर जो हमला हुआ था, जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोग थे, ओबीसी के कार्यकर्ता थे। उसमें जो भी लोग मारे गए थे, हमारे ओबीसी के थे। क्या ये सच नहीं है? और जो राम मंदिर का है, जो हमारे आराध्य हैं श्री राम है, और मैं तो कहता हूँ कि राम मंदिर बनता है तो मैं अवश्य जाऊँगा दर्शन करने। लेकिन जो राम मंदिर 2019 से राम मंदिर के नाम पर जो सरकार आई थी, वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, वो 2024 में फिर राम मंदिर का मुद्दा बनाए हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में आना है।
अभी ये तो ये क्या है कि मंदिर की राजनीति चल रही है और शिक्षा और रोजगार की, अस्पताल की ये बात नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में फिलहाल एक फॉर्मूला अभी वायरल ज़्यादा हो रहा है, बुलडोजर मामा करके। उत्तर प्रदेश का ही एक फॉर्मूला बुलडोजर योगी के नाम से, बुलडोजर बाबा, और अब दूसरा बुलडोजर मामा। क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से मामा को तो अब, जैसे मैं इसमें क्या कहूँ, यूपी में राम मंदिर है और मंदिर का मुद्दा ले, आप एमपी में क्या मुद्दा लाओगे? ये बात मैं आपसे भी कर सकता हूँ। मान लीजिए आप ही मुख्यमंत्री हैं, तो आप एमपी में क्या मुद्दा लाएंगे? दिनों दिन आज पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। रोजगार जो ना, आप शिक्षक भर्ती में आपने खबर में देखी, मैंने अभी आज पेपर पढ़ा, लाठियां खा रहे हैं भोपाल में वल्लभ भवन के सामने। 4-4 साल से उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। पीएससी का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है 2019 की, उस पर वो भी पेंडिंग में डाला हुआ है। आप रोजगार की बात नहीं करोगे। इंसान के लिए मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो वो उपलब्ध कर लेता है, लेकिन रोजगार कहाँ से लाएगा? आप इस पर ध्यान दीजिए। आप उदाहरण के तौर पर दिल्ली की सरकार को क्यों नहीं देख लेते? पंजाब में आ गई है, उन्होंने बिजली माफ कर दी है। बिजली हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूनिट का जो खर्चा आता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अभी मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की है घरेलू बिजली माफ को लेकर। हाँ, तो शिवराज सिंह चौहान ने भी तो बिजली माफ की है। कहाँ की है? आपके पास कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है? प्रमाण है। घोषणा है भैया, घोषणा। नहीं, ये चीज घोषणा नहीं है। हाँ हालांकि आप किसी भी जो कोविड के काल का जो समय का जो हाँ, बिजली उसकी बिल, हो गया। ये जो बिल माफ किया गया है, उसका पूर्णतः बिल माफ हुआ है। वाह, उस बात का मैं समर्थन कहता हूँ। आदरणीय शिवराज सिंह मामा जी का बिल्कुल उन्होंने सही किया, क्योंकि उस टाइम पे जो ना अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त बहुत हो गई थी, किसान बहुत त्रस्त हो गया था। नहीं, यदि बात करें सरकार की, जी तो कोविड के समय में सरकार फ्रंट लाइन पर खड़ी रही, आपने भी देखा इस चीज। जी हाँ, बिल्कुल। तो सारी चीजें जब बंद रही, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है। सरकार का नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश की अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो रुक गया था। जब ट्रेन बंद हो गई थी, जो हमारा आय का है, जो आय का स्रोत हैं, वो सभी जीडीपी के, वो सभी दरें बंद हो चुकी थी, तो कहाँ से आएगा पैसा? लगातार प्रधानमंत्री भी जनता तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। किस प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए सरकार का, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मोदी जैसा प्रतिनिधित्व देश का कोई नहीं कर सकता। वाक़ई में उन्होंने जो अपनी जो नीति हैं, जो भी हैं, उनकी जो भाषण शैली है वो मुझे बहुत पसंद है। उनके नेतृत्व में देश जा रहा है, तो हम विश्वगुरु बनने में कोई दिक्कत नहीं, ज़रूर बनेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा मतलब ये है कि पक्षपात ना हो देश में, समानता हो। चलिए 2000 सबको लेकर चलना चाहिए ना, समानता लेकर चलना ठीक, चाहिए। आपका कहना। चलिए मध्य प्रदेश में 2023 में जो चुनाव होंगे, जी, तो आप किस पार्टी को बीच में सरकार के रूप में देखना चाहेंगे? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन और कैसा होना चाहिए? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होना चाहिए कि पहले तो वो समानता देखे, पक्षपात ना करे, किसी के बहकावे में ना आए। वर्तमान की हालात देखे जाए तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का बना तो दिया जाता है, लेकिन कब्जा कोई और की है, किसी के इशारों पर पार्टी चल रही है। हालांकि ये बात कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, ये तो बड़ी छोटी मुंह बड़ी बात हुई, लेकिन सच्चाई यही है। आज रेत का जो अवैध उत्खनन हो रहा है, चाहे मेरे दतिया जिले की सिंध नदी हो या उन्नाव के पहुज नदी हो, सबसे ज़्यादा किन लोगों का हो रहा है? किन लोगों के इशारों पर हो रहा है? घर घर में आज जिन लोगों के अवैध तरीके से रिवॉल्वर या पिस्तौल के जो ना लाइसेंस बन चुकी हैं, किन लोगों के बने हैं? आज फ़ोन पर ही थाने पर काम हो जाता है, किन लोगों का हो जाता है? तो ये तो एक्चुअली उन लोगों का तो हो जाता है जो पक्षपात से ग्रसित हैं, या फिर हम किसी विधायक या मंत्री की दरी चटाई पिछले नेता बने रहे, उनका काम हो जाता है। लेकिन जो बेचारा गरीब है, जो राजनीति में आने के काबिल नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो कलेक्टर तो दूर की बात, जो तहसील तक नहीं जाता, वो कहाँ जाए? चलिए, अच्छा सवाल है आपका। हम बात करें दतिया के विधायक आदरणीय गृह मंत्री जी हैं। जी वो तो जनता के बीच में जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, विदाउट सिक्योरिटी के साथ में जनता की बात को सुनते हैं, समझते हैं, और अगर कोई परेशानी है तो उसका निराकरण भी करते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, दतिया की बात अलग है। मैंने दतिया से व्यक्तिगत लोगों को जानता हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, और मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि पीजी कॉलेज मैंने दतिया से ही किया अपना बीए फाइनल। लेकिन हमारा सियाड़ा विधानसभा अछूता है। हमें दर्द और पीड़ा वहाँ के लोगों की, दतिया की नहीं, कि दतिया से तो हम आते ही नहीं। हाँ, दतिया जिले में आते, दतिया हमारा विधायक नहीं है, और हमें तो हाँ इतना जरूर कहना चाहिए कि हमें गर्व है
हमें गर्व है कि हमारे दतिया के से, हमारे दतिया विधानसभा है, हमारे दतिया की माटी से एक कोई व्यक्ति, पार्टी कौन है ये मुझे मायने नहीं रखती, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, एक गृह मंत्री बना, इतने बड़े स्तर तक पहुंचा और आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है और मैं सराहना करना चाहता हूँ आदरणीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप गृह मंत्री हो तो ओबीसी का वोट बैंक जो सबसे ज़्यादा दतिया में भी सबसे ज़्यादा है, उनकी भाजपा जो पार्टी चाहे ग्रामीण मंडल हो चाहे भाजपा दतिया में हो, सबसे ज़्यादा ओबीसी के कार्यकर्ता हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी के सदस्य हैं, वोट बैंक ही ओबीसी का ज़्यादा है। तो ओबीसी का जो इस्तेमाल ना करके आप वोट बैंक का उन्हें वास्तविक हक दीजिए ना। आप 27% आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? अभी मैं एक शादी में गया था, लगभग 2 महीने हो गए, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा से रह चुके हैं, हमारे सुनारी मेरे पड़ोसी गाँव से हैं, राधेलाल बघेल साहब, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। मैंने उनसे शादी में सवाल किया कि आप पूर्व कैबिनेट रह चुके हैं, उनकी आदरणीय जो हमारे राज्यसभा सांसद अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनसे भी अच्छे संपर्क हैं, अच्छे संबंध हैं। मैंने उनसे बात की कि आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, चलो नरोत्तम मिश्रा जी तो हमारे जनरल वर्ग से आते हैं, कोई बात नहीं, राधेलाल बघेल जी ओबीसी वर्ग से आप अपने ओबीसी वर्ग की बात क्यों नहीं करते? जब आप लोग इतने बड़े नेता होकर आप लोग खुलकर बात नहीं रख सकते तो हमारे और रोज जैसे की क्या होगा? भाई हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग, हम कोई नेता नहीं है, ना ही हम सिंधिया परिवार से हैं, ना ही हम मिश्रा परिवार से। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, लेकिन जितना मुझे समय हो सकता है जितना मैं करता हूँ। अब इतने बड़े-बड़े नेता जो भाजपा में हैं, भले ही वो विधायक हों या मंत्री हों, भोपाल के बल्लभ भवन में आवाज़ ही नहीं उठाएँगे तो कहाँ से हमें आरक्षण मिलेगा? कहाँ से हमारी गिनती होगी? हमारी गिनती तक नहीं होती। तो मैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से बस मेरा यही आग्रह है और यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ओबीसी वर्ग के लोग जो वास्तविक हकदार है, जो संविधान में लिखा हुआ है, तारीख पे तारीख हम सालों से देखे चले आए, 17-18 साल हो गए। 17 साल आपकी सरकार है और आप लगातार 15 साल से मंत्री तो मैं ही देख रहा हूँ व्यक्तिगत से, तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तारीख पे तारीख नहीं, सिर्फ उन्हें हक अधिकार मिलना चाहिए। जो 2021 की जो सर्वे हुई जनगणना, उसमें ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना होगी तो आंकड़े सबके सामने आएंगे, आंकड़े सबके सामने आएंगे तो जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होंगे और पेश होंगे तो आरक्षण उनको देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे थे हमारे साथ में समाज सेवी रोहित कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने कहा है कि सरकार कोई भी हो, सामाजिक तौर पर सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें माननीय मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आग्रह भी कहा और कहा कि आप विशेष वरिष्ठ पद पर हैं, आपको सामाजिक रूप से एक विशेष वर्ग के साथ में सामाजिक तौर पर ओबीसी वर्ग को 27% जो आरक्षण है उसको दिलाने में मदद भी करें। और रोहित ने कहा कि दतिया का विकास भली भांति पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में चर्चित है। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे, लगातार खबरें जारी हैं।